नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने पीपीज, क्लासिफिकेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, नीड और उसके अलग अलग जो नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज हैं उसमें स्पेशली हमने हेड प्रोटेक्शन, आईज प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन और हैंड प्रोटेक्शन के बारे में बात की। अभी हम बात करने जा रहे हैं फूड प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको सबसे पहले हजार्ड असेसमेंट करना है फूड प्रोटेक्ट करने के लिए या लेग्स प्रोटेक्शन करने के लिए। तो उसमें आपको जो फॉलिंग हजार्ड है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, फॉलिंग सब्सटेंस हजार्ड है, ये आपको पहले चेक करना है। जैसे अगर आप कोई सिलेंडर एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं मैन्युअली, तो सिलेंडर आपके पैर पर गिर सकता है। या फिर कोई आप रॉड लेके जा रहे हैं, या फिर कोई हेवी सब्सटेंस लेके जा रहे हैं, या फिर कोई नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाला कोई सब्सटेंस आप लेके जा रहे हैं, या फिर कोई केमिकल लेके जा रहे हैं, तो जो भी रहेगा तो वहां पे ये फॉलिंग हजार्ड वहां पे पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप कोई सिलेंडर जैसी कुछ चीजें या रॉड जैसी चीजें अगर आप वहीं पे रोल करते होंगे, तो दूसरे वर्कर की वजह से भी आपके पैर पे वो सिलेंडर आ सकता है या रॉड आ सकता है, जिसको हम रोलिंग हजार्ड कहेंगे। और उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी इंडस्ट्रीज में रहती है अलग अलग जगह जहाँ पे शार्प एजेस रहते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ही शार्प रहते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का एक एज या दूसरा एज शार्प हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पैर को लगेगा। जैसे अगर कोई आप फैब्रिकेशन शॉप पे जाते हैं या मेटल शीट स्पेशली शॉप में जाएंगे, तो वहाँ पे अलग अलग मेटल्स रहते हैं और वो मेटल के जो शीट्स है उसका अलग अलग डिजाइन या शेप में उसका कटिंग का काम चालू रहता है। तो वहां पे अगर शीट्स रहेंगे और वहां से आपको जाना है, तो मेटल का जो शीट है उसका एज आपको लग सकता है, वो कॉर्नर आपको लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे ये शार्प हजार्ड या शार्प ऑब्जेक्ट्स या फिर रोलिंग हजार्ड्स या फिर फॉलिंग हजार्ड्स वहां पे पॉसिबल है। उसके अलावा रहता है इलेक्ट्रिक हजार्ड, यानी कि आपके यहाँ पे कुछ वेल्डिंग मशीनरी का काम चल रहा है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का भी काम करते हैं, या फिर और कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स या पावर टूल जिसको हम कहेंगे उसका काम करते हैं, और आपके जो इलेक्ट्रिकल लाइंस है वो अगर आपके पूरे ग्राउंड पे है और वहीं पे आपका काम चल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक के जो वायर से अगर वहाँ पे जॉइंट्स है, या फिर आपने अलग अलग एक्सटेंशन डिवाइसेस वहाँ पे यूज किए होंगे जहाँ पे प्लग जो है वो प्लग शायद लूज हो सकता है, या फिर आपने जितने एम्पियर के हिसाब से वायर यूज करना चाहिए उससे ज्यादा एम्पियर वहां से पास होता होगा, तो वहां पर भी शॉक लगने के चांसेस है, या फिर वो वायर जो वो मेल्ट होने के चांसेस है। तो ऐसे अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड भी आपके ग्राउंड पे हो सकते हैं, जहां से आप गुजरते यानी कि वॉक करते हैं, या फिर आपका जो डेली जो रूट है वहां पर भी ये हजार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके अलावा जो रहते हैं स्लिपरी वॉकिंग सरफेसेस, यानी कि अगर आपका रूटीन में कहीं पे सभी जगह ड्राई प्लेसेस आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन आपने शायद कहीं पे लोडिंग अनलोडिंग की वजह से या फिर कहीं से वाटर वहां पे गिर गया, या फिर कहीं पे ऑयल गिर गया, या फिर कहीं पे केमिकल गिर गया, तो वहां पे स्लिपरी सरफेसेस तैयार होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जहाँ पे अगर वाटर कंटिन्यू प्रेजेंट होता है, तो वहां पे अलगी, और उसकी वजह से अलगी की वजह से जो सरफेस है वो भी स्लिपरी बन जाता है, या फिर कहीं पे ऑयल लीकेज है, या फिर गैसकेट खराब हो गया उसकी वजह से वहां पे ऑयल या ग्रीस आया है, तो उसकी वजह से भी स्लिपरी सरफेसेस वहां पे तैयार हो सकते हैं। तो अगर आपके वॉकिंग रूट जो है वहां पे अगर ऐसे सरफेस तैयार होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ मटेरियल्स रहते हैं जो शायद हजार्डस प्रॉपर्टी के हो, यानी कि आपको वो आपके जो पैर है उसको वो शायद कहीं ना कहीं आपको हार्म कह सकते हैं, या फिर इंजुरी कर सकते हैं, आपका कट हो सकता है पैर कहीं से, या फिर फिंगर को भी टच हो सकता है। तो ऐसे कुछ मेटल हो सकते हैं, कुछ ग्लास मटेरियल हो सकता है, या फिर कोई प्लास्टिक मटेरियल भी हो सकता है, कोई वुडन पार्ट भी हो सकता है, कुछ नेल्स या उसके जैसे भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो आप टूल्स यूज करते हैं अगर आप टूल गलती से वहीं पे रख दिया, तो वो टूल का भी कुछ पॉइंटेड पार्ट जो रहता है वो भी आपको लग सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हजार्डस मटेरियल वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हजार्ड असेसमेंट में आपको ये अलग अलग मटेरियल सरफेसेस आपको देखना चाहिए।
उसके अलावा आपको वेदर कंडीशन भी चेक करना चाहिए, जैसे वेदर कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आपके पैर को। तो अगर ये हजार्ड्स आपने चेक कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि इंजुरीज क्या क्या पॉसिबल है। जैसे उसमें स्पेसिफिकली अगर आप इंजुरीज की बात करेंगे तो ये है कॉम्प्रेशन इंजुरी, यानी कि अगर आपके पैर के ऊपर कोई सिलेंडर गिर जाता है, मेटल का सब्सटेंस गिर जाता है, या कोई एक बड़ा हेवी सब्सटेंस या मशीनरी गिर जाती है, इक्विपमेंट गिर जाता है, तो उसकी वजह से नीचे से जमीन रहेगी और ऊपर से वो हेवी इक्विपमेंट या मशीनरी रहेगी, जिसकी बीच में ही आपका जो पैर है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो इसीलिए उसको कॉम्प्रेशन इंजुरी बोलते हैं। तो ये फीट को मेजर इंजुरी या फिर जो भी आपके बोन्स है उसको भी क्रैक कर सकता है, या फिर जो स्किन से उसको भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर ये बोन्स क्रैक कर देगा तो यहाँ पे फ्रैक्चर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। उसके अलावा जो स्पिल्स और स्प्लैशेस की इंजुरीज हो सकती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि आप केमिकल्स हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे लिक्विड केमिकल्स हो सकते हैं जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी या कॉस्टिक प्रॉपर्टी होगी, या फिर कुछ मोल्टन मेटल्स भी शायद आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैंडल करते होंगे, तो यहाँ पर स्पिलेज के चांसेस है। तो ये स्पिल की वजह से ये जो आपके पैर है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे बर्निंग की केसेस हो सकती है, या हेवी जो सीवियर इंजुरीज है उसके भी केसेस हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एसिड्स या कॉस्टिक या मोल्टन मेटल्स जो है उसके लिए आपको स्पेशल पीपीईज यूज करना पड़ेगी, और जो नॉर्मल केसेस है उसके लिए आपको नॉर्मल शूज भी आप यूज करते हैं, लेकिन सेफ्टी शूज वो आएंगे। तो ये अलग अलग केसेस है या फिर इंजुरीज केसेस है जो लेग्स या फुट ओरिएंटेड है। तो अभी ये इंजुरीज हमको मालूम है, उसका सिवियरिटी मालूम है, हजार्ड्स हमको मालूम है, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो फूड प्रोटेक्शन के लिए ये एक एग्जांपल है जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल हजार्ड ओरिएंटेड है। तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स यूज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स यूज करते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको कंपल्सरी नॉन कंडक्टिव सोल्स के शूज आपको यूज करना चाहिए। नॉन कंडक्टिव का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से पास नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर वहां पे वायर भी ओपन रहेगा या फिर वहां से करंट भी पास होता होगा या वोल्टेज ज्यादा भी होगा, तो वहां से वो शूज की वजह से आपका पैर प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर आपका पैर प्रोटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी प्रोटेक्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड की तरफ से। तो इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे जो नंबर है एनसी अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, एनसी Z41 PT9I MFI75C75EH। तो ये स्पेसिफिकली डिनोट करता है कि ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड जहां पे है वहां पे आपको ये फूड प्रोटेक्शन के लिए आपको ये शूज ही यूज करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, उसमें टेस्टिंग भी देखे गए हैं, अलग अलग वोल्टेज या एम्पियर्स के हिसाब से भी उन्होंने टेस्टिंग की है, और इंडस्ट्री के हिसाब से इसको ये डिजाइन किया है। तो ये इलेक्ट्रिक हजार्ड के लिए आपको ये एनसी Z41 शूज यूज करना है। उसके अलावा ये बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस रहते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसके लिए वर्क शूज या बूट्स या स्टील टो शूज या बूट्स आपको यूज करना चाहिए। तो कई जगह आपको गार्डन्स में यूज करना पड़ता है तो इसके लिए शूज की प्रोविजन अलग रहेगी। कई जगह जैसे आपको कंस्ट्रक्शन साइट है या फिर आपका रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके लिए भी शूज अलग अलग रहेंगे। या फिर कहीं पे आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, लेकिन शायद जो भी यहाँ पे हजार्ड्स है, जैसे यहाँ पे कट रेजिस्टेंस भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो ऐसे ही प्रॉपर्टी वाले भी शूज आपको देखना चाहिए और उस हिसाब से उसका चॉइस करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे शूज अवेलेबल है, लेकिन आपके यहाँ पे हजार्ड क्या है, आपके यहाँ पे वर्किंग कंडीशन क्या है, और उसको रजिस्ट करने के लिए आपका कौन सा मटेरियल होना चाहिए, उस हिसाब से वो शूज आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा ये अलग अलग ऑप्शंस है जो ऑफिसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में भी दिखाई देते हैं, और आज की डेट में अभी सेफ्टी शूज में भी अलग अलग डिजाइन आने लगे हैं, यानी कि डिजाइन वाइज अट्रैक्टिव रहेंगे,
उसके कलर्स भी अलग अलग आएंगे, लेकिन जो मेन उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो उसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगा। तो ऐसे भी शूज यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये अलग अलग डिजाइन के शूज हैं, जहाँ पे आपको ये स्टील टो शूज दिखाई देते हैं, या फिर मेटा टायरसल प्रोटेक्शन वाले शूज दिखाई देते हैं, पंक्चर या स्लिप रेजिस्टेंस सोल्स भी दिखाई देते हैं, और केमिकल रेजिस्टेंस वाले भी शूज दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग शूज की। तो जैसे अगर आपकी केमिकल इंडस्ट्री है या पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वहाँ पे केमिकल स्पिलेज ये नॉर्मल बात है, तो वहाँ पे आपको केमिकल रेजिस्टेंस वाले शूज यूज करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है और वहाँ पे रेगुलरली नेल्स यूज करना पड़ते हैं या फिर शार्प एजेस यूज करना पड़ते हैं, शार्प सब्सटेंसेस यूज करना पड़ते हैं, तो आपको पंक्चर रेजिस्टेंस वाले सोल्स वाले जो शूज है वो यूज करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको स्ट्राइक होने के चांसेस, यानी कि मटेरियल बहुत जगह पड़ा है और वो मटेरियल के साथ आपके लेग्स या टोस जो है वो स्ट्राइक होने के चांसेस है, इम्पैक्ट होने के चांसेस है, तो वहां पे आपको स्टील टो बूट्स यूज करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपके वेदर कंडीशन के हिसाब से वाटर के चांसेस है या फिर ह्यूमिडिटी के हायर साइड में चांसेस है, तो वहाँ पे वेदर फुटवेयर आपको यूज करना चाहिए। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फूड प्रोटेक्शन के यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो इसमें जो हमने बात की थी NC Z41, ये सबसे अच्छा शूज यहाँ पे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक शॉक्स के लिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस है अभी फूड प्रोटेक्शन के लिए, जहाँ पे अभी तक हमने ये बात की थी केमिकल रेजिस्टेंस, फॉलिंग रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पियर्सिंग द सोल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ओरिएंटेड और इलेक्ट्रोस्टैटिक हजार्ड्स की। अभी ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे जहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, या फिर जहाँ पे आप सॉल्वेंट हैंडल करते होंगे, या फिर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्व का यूज करते होंगे, या फिर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस यूज करते होंगे, एक्सप्लोजिव केमिकल्स यूज करते होंगे, तो वहां पे आपका जो शूज का सोल है वो एंटी स्टैटिक सोल यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी एंटी स्टैटिक सोल्स या शूज भी आ चुके हैं, वो आपको यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपको यूज करना है वो एंटी स्टैटिक के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक जो हमने बात की थी अभी, जहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, तो स्लिपरी सरफेसेस भी स्लिप रेजिस्टेंस वाले जो शूज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जिसको हम बूटीज कहते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल फुट कवर्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जहाँ पे फुल बॉडी एप्रॉन जहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली ये डिस्पोजेबल फुट कवर्स भी यूज कर सकते हैं आप। कि अगर कोई ऐसा एरिया है आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पे आप जाने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा, जो भी आप एप्रॉन पहनते होंगे, हैंड ग्लोव्स पहनते होंगे या फुट कवर्स पहनते होंगे, तो मैंने भी ऐसी इंडस्ट्रीज देखी है जहाँ पे ये डेली बेसिस पे जो भी विजिटर या जो भी पर्सन वहां पे जाता है, तो उसके बाद ये वन टाइम यूजेबल वाले जो फुल बॉडी एप्रॉन्स है जिसमें ये फुट कवर्स भी रहते हैं। तो ये स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें कंटेमिनेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे मैंने जो एग्जांपल देखा था वो फॉर्मुलेशन यूनिट था, फार्मास्यूटिकल यूनिट था, उसमें ये डिस्पोजेबल फूड कवर्स यूज किए। यानी कि अगर बाहर से कुछ भी कंटेमिनेशन आता है या फिर अंदर से कुछ बाहर कंटेमिनेशन जाता है, तो उसके हेल्थ इफेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, और जो भी आपका बैच चल रहा है वो पूरा बैच भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बूटीज भी यूज होते हैं।